हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने अपनी पिछली क्लास में ये देखा कि किस प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध हुए और आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के हारने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व कैसे दक्षिण के क्षेत्रों में या आपके मैसूर के क्षेत्रों में और बढ़ गया और मैसूर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ क्षेत्र उन्होंने निज़ामों को दे दिए और कुछ क्षेत्र वो लोग किसको दे दिए, तो मराठों को दे दिए। और कुछ क्षेत्रों पर डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से काम करने लगी। और उसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं, जो होगा हमारा मराठा साम्राज्य, या किस प्रकार से हमारे यहाँ मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में इसकी कैसे नींव पड़ी, कैसे ये फला फूला और कैसे यहाँ पे शिवाजी के वंशजों के द्वारा राज शासन किए गए। बाद में कैसे यहाँ पेशवाओं का शासनकाल हुआ, उसके बाद कैसे ब्रिटिशों के चंगुल ने फंसा यह प्रांत और फिर यहाँ से ब्रिटिशों के द्वारा इनको हटा दिया गया यहाँ से, फिर यहाँ भी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हो गया। तो ये दोस्तों हम लोग लगभग 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग लाएंगे, लेकिन पहले पार्ट में आज हम लोग पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी और इनके वंशजों या उनके उत्तराधिकारी के बारे में, और एक पार्ट जो हम लोग लाएंगे वो पेशवा के बारे में लेके आएंगे और हमारा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में लेके आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पॉइंट, अपना टॉपिक कौन सा होगा, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। देखिए दोस्तों, समय होता है लगभग 17वीं सदी का समय, और जिस समय आपके केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए हैं आपके मुगल शासक, और उसी समय आपके दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक ताकतवर साम्राज्य मराठा साम्राज्य का उदय होता है, जिसकी या आप कह सकते हो कि किसकी अगुवाई में, तो वीर शिवाजी की अगुवाई में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो हमारा कौन सा है दोस्तों, तो वह है हमारा शिवाजी का। अब शिवाजी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सबसे पहले शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवन परिचय के बारे में भैया, अब शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है भैया, वह क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी के जन्म या जन्म स्थान के बारे में। शिवाजी का जन्म या जन्म स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पहला होता है भैया, शिवाजी का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 1627 ईस्वी, या किसी किसी बुक में आपको 1630 ईस्वी भी दिखाई दे सकता है। और इनका जन्म कहाँ होता है या स्थान कौन सा था, तो उसमें एक दुर्ग होता है या स्थान आप कह सकते हो, क्या था भैया, शिवनेर दुर्ग या शिवनेरी दुर्ग, शिवनेरी दुर्ग या शिवनेर दुर्ग। और ये कहाँ पे अवस्थित था, तो ये अवस्थित है वर्तमान के पुणे में या पूना में। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था या इनके माता पिता कौन थे। तो इनके पिताजी और इनकी माताजी का नाम आपसे पूछता है। तो इनके पिताजी का नाम क्या है दोस्तों, तो पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और माताजी का क्या नाम था, माताजी का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई। इसके बाद क्या क्वेश्चन होता है, तो इसके बाद इनकी पत्नी के बारे में आपको वर्णन दिखाई देता है, पत्नी और पुत्र के बारे में। पत्नी के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इनकी कुल कितनी पत्नियां थी, तो इनकी कुल 7 पत्नियां थी, लेकिन 7 पत्नियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, न यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी पत्नियों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से आपके मात्र 3 पत्नियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहली पत्नी जो इनकी थी, उनका नाम आपके यहाँ पूछा जाता है, नाम क्या था उनका, तो उनका नाम था साईबाई निम्बालकर। इनकी पहली पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। एक पत्नी का नाम था सोयराबाई, सोयराबाई, या कहीं कहीं इन्हीं को सोमराबाई के नाम से भी जाना जाता है, सोयराबाई या सोमराबाई। और इनकी एक पत्नी को और आपको याद करना है, जिनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है पुतलीबाई। क्या नाम होता है दोस्तों, उनका नाम होता है पुतलीबाई।
अब इन पत्नियों से या इनके द्वारा जो संतानों की उत्पत्ति हो इनके बारे में क्वेश्चन को, जैसे इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम क्या होता है, तो इनका नाम होता है संभाजी। संभाजी महाराज के नाम से याद आता है। या जो आपके सुमराबाई से उत्पन्न पुत्र थे इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था आपके राजा राम। अब इनके जो बड़े पुत्र थे भाई दोस्तों वो कौन थे, तो इनके बड़े पुत्र थे आपके संभाजी और छोटे पुत्र इनके कौन थे, छोटे पुत्र थे इनके राजा राम। इनके छोटे पुत्र होते हैं राजा राम। ये तो इनके परिवार के बारे में आप कह सकते हो या कह सकते हो इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था इसके बारे में क्वेश्चन। इसके बाद दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं या एक क्वेश्चन यहाँ पे और छूट रहा है दोस्तों, जैसे पुतली बाई के बारे में क्या विशेषता है, तो पुतली बाई के बारे में कहा जाता है कि या उनकी वो पत्नी होती हैं कि जब 1680 ईस्वी में किसकी मृत्यु होती है, 1680 ईस्वी में जब मृत्यु होती है आपके शिवाजी की, तब यह भी शिवाजी के साथ क्या हो जाती है दोस्तों, तो यह शिवाजी के साथ सती हो जाती है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में दिखाई देता है कि शिवाजी के साथ सती होने वाले उनकी कौन सी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी का नाम था क्या, उनकी पत्नी का नाम था पुतली बाई। फिर इनके गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। इनके गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरु, अब इनके गुरु दो आपको दिखाई देते हैं। एक इनके गुरु दिखाई देते हैं राजनैतिक गुरु, जो इनके शासन प्रशासन के बारे में इनको प्रवीण बनाए या इनको शासन प्रशासन का ज्ञान दिलाए या राजनीति का ज्ञान दिलाए। और दूसरे गुरु इनके कौन होते हैं, दूसरे गुरु इनके होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो इनको अध्यात्म की ओर ले गए या ईश्वर के प्रति इनकी रुचि को विकसित किए, या आप कह सकते हो कि भगवान के प्रति इनको जो भी इनके कार्य हैं उनमें इनका हाथ बढ़ाया करते थे या इनको ज्ञान दिया करते थे। अब इनके जो राजनैतिक गुरु होते हैं उनमें किसका नाम आता है, तो उनमें नाम आता है दादा पूर्णदेव का। दादा पूर्णदेव का नाम आता है जो इनके राजनीतिक गुरु होते हैं। और साथ ही साथ जो इनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है दोस्तों रामदास। रामदास। इनकी एक पुस्तक भी आपके वनडे एग्जाम में दिखाई देती है, इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है दास बोध। पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम होता है दास बोध, जो आपके यहाँ कई बार वनडे एग्जाम में दिखाई दी। ठीक दोस्तों, तो ये तो इनका प्रारंभिक जीवन परिचय रहा। अब चूंकि यह किसी बहुत बड़े राजसी घराने से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब इनका जो बैकग्राउंड रहा, एक निम्न जाति, इनके पिताजी एक छोटे से सैनिक थे जो किसी तरह से अपने घर का या अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसी के छोटे से निम्न परिवार में जन्मे आपके शिवाजी, और बाद में अपनी विद्वता के दम पर या अपनी कार्यकुशलता के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया इन्होंने कि जिनसे बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भय खाने लगी, या पास पड़ोस के राजा भी इनसे भय खाने लगे। और उसी क्रम में इनका जो भी आप कह सकते हो कि इनके आंदोलन जो किए जाते हैं, इनके द्वारा जो भी पास पड़ोस के राजाओं के साथ युद्ध लड़े जाते हैं, उनका वर्णन आपको दिखाई देता है। अब उसमें या अगला पॉइंट जो हमारा होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वह होगा शिवाजी की विजय या शिवाजी के द्वारा किए गए अभियान। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं शिवाजी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान। अब इन प्रमुख अभियानों में सर्वप्रथम इनके द्वारा जो अभियान किया जाता है वह अभियान इनके द्वारा प्रारंभिक समय में ही पुरंदर के किले पर किया जाता है, जिस समय वहां का शासक होता है आदिल शाह द्वितीय। लेकिन वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वह सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है वह समय होता है 1643 ईस्वी का। और 1643 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा एक आक्रमण किया जाता है, और वह आक्रमण कहाँ होता है, एक किला होता है आपका, कहाँ का किला, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वह होता है आपका कोड़ारा किला। कौन सा किला, कोड़ारा किला। और यह कोड़ारा किला आपके पुणे के क्षेत्र में ही था या महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही था, आप कह सकते हो। कोड़ारा किला पर इनका पहला आक्रमण होता है और कोड़ारे को किले को इनके द्वारा जीत लिया जाता है और इनके द्वारा जीत लिया जाता है। परंतु इसी किले के में को जीतने के परिणाम स्वरूप इनको एक बहुत बड़ी हानि भी हो गई। अब इनकी हानि के रूप में क्या था, तो इनका एक परम मित्र था, नाम क्या था उसका, तो उसका नाम आपको दिखाई देता है तानाजी। नाम क्या होता है दोस्तों, तानाजी। इनके ऊपर आपको मूवी भी दिखाई गई है, या मूवी में भी सीन आपको दिखाया गया है कि इनके परम मित्र होते हैं तानाजी।
जो इस अभियान या इस पुराने किले अभियान के परिणाम स्वरूप इनकी हो जाती है क्या दोस्तों, तो इनकी हो जाती है मृत्यु, इनकी हो जाती है मृत्यु। अब चूंकि ये लोग किला तो जीत लिए थे परंतु इनकी मृत्यु हो गई, तो इसी में इनकी माता जो थी जीजाबाई, इनकी माता जी जीजाबाई के द्वारा एक कथन भी कहा गया था जो यहाँ बहुत फेमस था कि जीजाबाई का कथन आपसे पूछा जाता है कि भैया किस किले के परिणाम स्वरूप, किस किले को जीतने के परिणाम स्वरूप जीजाबाई के द्वारा एक कथन कहा गया था, तो वह किला था कौन सा, तो वह था पुराना का किला। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था भैया गढ़ आया, गढ़ आया मतलब गढ़ या किले को तो हमने जीत लिया, गढ़ आया परंतु सिंह चला गया, परंतु सिंह चला गया। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि भैया हमने एक शक्तिशाली क्षेत्र या हमने एक शक्तिशाली किले को तो जीत लिया परंतु हमारा एक शेर या हमारा एक अच्छा सेनापति इस युद्ध में हमने गंवा दिया। अब इसी के बाद या इसके परिणाम स्वरूप एक घटना यहाँ पे दिखाई देती है कि जो पुराना का किला था इसी का इन लोगों ने नाम परिवर्तित कर दिया। इसी पुराने किले को जीतने के बाद इन लोगों ने या शिवाजी ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, तो आपके कान्हा जी के ऊपर इसका नाम रख दिया कौन सा, तो इसका नाम रख दिया गया सिंहगढ़ का किला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुड़ारे किले पर शिवाजी के द्वारा कब आक्रमण किया गया था, तो 1643 ईस्वी में आक्रमण किया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप इनके परम मित्र कान्हा जी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। अगला दूसरा पॉइंट होता है कब, तो अगला दूसरा पॉइंट होता है 1659 ईस्वी में। अब 1659 ईस्वी में इनको एक निमंत्रण मिलता है। अब वह निमंत्रण कहाँ का मिलता है, तो इनको निमंत्रण मिलता है बीजापुर, बीजापुर। और बीजापुर के शासक कौन थे, ये आपसे कभी कभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीजापुर के शासक उस समय कौन थे, तो उस समय शासक थे आदिल शाह द्वितीय। कौन थे दोस्तों, तो उस समय शासक आपके होते हैं आदिल शाह द्वितीय या सुल्तान आदिल शाह आपके शासक होते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे इनको एक आमंत्रण दिया जाता है और इसमें इन्हीं के अंदर में काम करने वाला एक सूबेदार होता है बीजापुर का, बीजापुर का एक सूबेदार होता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम आपको दिखाई देगा अफजल खान। अफजल खान क्या था, तो ये शासक बिल्कुल नहीं था, ये क्या था दोस्तों, तो यह एक सूबेदार था और ये व्यक्ति यहाँ शिवाजी को मारना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति ने इनको आमंत्रित किया आदिल शाह के दरबार में आने के लिए, बीजापुर में आने के लिए इसको आमंत्रित किया। अब क्या होता है कि शिवाजी उसमें आते हैं और शिवाजी इसकी चतुराइयों से भली भांति वाकिफ थे कि ये व्यक्ति एक छल करने वाला व्यक्ति, एक कपटी व्यक्ति है, ये मित्रवत तो हमें बुला नहीं रहा है, हो सकता है किसी न किसी कारण बस हमको बुला के वहाँ मारना चाहता है। और पहले से ये जो है कवच पहन के आते हैं और जैसे हम मिलने जाते हैं अफजल खां से और अफजल खां इनको मारने का प्रयास करता है लेकिन उसके ही कटार से उसकी हत्या कर देते हैं। तो शिवाजी के द्वारा किसकी हत्या की जाती है, शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या की जाती है। और यह हत्या कब की जाती है, तो यह हत्या की जाती है आपके यहाँ 1659 में। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ कई बार वनडे एग्जाम पूछा गया है कि शिवाजी के द्वारा कहाँ के सूबेदार, तो बीजापुर के सूबेदार अफजल खां की हत्या की जाती है। कब की जाती है, 1659 ईस्वी में। अब इसके बाद समय आपका इनका वर्चस्व जो है भैया महाराष्ट्र के क्षेत्रों में या पूरे गुजरात के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इनका वर्चस्व बहुत बढ़ चुका था और इनका वर्चस्व इतना बढ़ चुका था कि यहाँ तक अब इनको भली भांति अच्छी तरीके से पहचानने लगे थे, आसपास के राजा इनसे डरने लगे थे और इनका वर्चस्व इतना बढ़ गया कि आखिरकार आपके दिल्ली में बैठे और इस समय शासक आपके कौन होते हैं, दिल्ली में इस समय शासक होते हैं आपके औरंगजेब। दिल्ली में बैठे औरंगजेब को इनका दमन करने के लिए, इनको दबाने के लिए या इनके साथ संधि करने के लिए अपने मामा को भेजना पड़ता है। मामा या आप कह सकते हो उनके सेनापति होते हैं, नाम होता है शाइस्ता खान। वह कब होता है समय, तो अगला समय होता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वह होता है 1663 ईस्वी का समय। 1663 ईस्वी में इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है और वह आक्रमण किसका होता है भैया, तो इसमें आपके औरंगजेब के मामा या औरंगजेब के सेनापति कौन होते हैं, औरंगजेब के सेनापति को भेजा जाता है। कहीं कहीं आपको सेनापति लिखा मिलेगा या कहीं कहीं आपको मामा लिखा मिलेगा। नाम क्या था उसका, तो उसका नाम होता है शाइस्ता खान।
शाइस्ता खां का आक्रमण होता है। पूना के क्षेत्र में लोग रहते हैं, वहीं पे इनके ऊपर आक्रमण होता है, लेकिन शाइस्ता खां को बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं शिवाजी, या पराजित करता है शिवाजी। और पराजय इतनी बुरी होती है कि इनको मान लीजिए कि इनकी हत्या नहीं की गई थी, बाकी इनको बहुत बुरी तरीके से जख्मी करके यहाँ से भेज दिया गया। अब इससे परेशान हो उठा औरंगजेब की, यार एक छोटे से साम्राज्य के शासक है, छोटे से साम्राज्य में लुटेरी जाति के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, मुगल शासक के भेजे गए सैनिक के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है। अब इसके बाद हुआ क्या, अब ये आपके परेशान है औरंगजेब अलग से, और इधर से अगले ही साल एक बड़ी सी घटना का अंजाम दे देते हैं आपके कौन भैया, तो वो होते हैं शिवाजी। और वह घटना कौन सी होती है, 1664 ईस्वी की एक बड़ी घटना होती है। घटना का नाम क्या होता है, तो आपके मुगल शासक या औरंगजेब के अंडर में एक क्षेत्र हुआ करता था या रहता है आपके इस समय, कौन सा क्षेत्र, सूरत, जो एक बहुत धनाढ़ क्षेत्र था, या आप कह सकते हो व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहाँ पे आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, ब्रिटिश कंपनियां, जितनी भी कंपनियां आपके भारत में आई हैं वो आके यहाँ पे व्यापार कर रही हैं। और ये सूरत के ऊपर क्या क्या करते हैं, सूरत के ऊपर आक्रमण करते हैं और सूरत की एक बहुत बड़ी लूट करते हैं। सूरत की बहुत बड़ी लूट करते हैं कि वहाँ पे जो भी शासक थे उनसे धन की लूट की गई, और कहा जाता है कि 1664 ईस्वी में लगभग इनके द्वारा जो लूटी गई राशि थी वह थी लगभग 1 करोड़ रुपए। तो आज भी आप देखिए 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो उस समय 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा था। अब जब यह पता चलता है औरंगजेब को कि यार शिवाजी के द्वारा हमारे सूरत के क्षेत्रों में लूट की गई है, वहाँ के व्यापारियों को मारा पीटा गया, उनसे पैसे लूटे गए, तब अब ये और गुस्से में आते हैं कि यार एक तो हमारे सैनिक के ऊपर उनका आक्रमण हुआ, हमने उनका दमन करने के लिए भेजा था और खुद ही पिट के आ गए शाइस्ता खां, और दूसरा ये व्यक्ति जा करके लूट रहा है सूरत के क्षेत्रों को। अब क्या होता है, इसके बाद अगला जो आक्रमण आपके औरंगजेब के द्वारा किया जाता है वह इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, इनको हराने के लिए एक शासक को भेजते हैं। और वह शासक कौन होते हैं, तो वह होते हैं आपके राजस्थान के कछवाड़ शासक राजा जयसिंह। किसको भेजते हैं भैया, या आपके भेजते हैं राजा जयसिंह को। चूंकि ये लोग किसके अधीन होकर के शासन कर रहे थे, तो यह लोग अधीन होकर के आपके औरंगजेब के अधीन होकर के शासन कर रहे थे, और यह औरंगजेब के सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। मतलब शासक तो थे आपके राजस्थान के, लेकिन इनकी जो सत्ता थी, केंद्रीय सत्ता, वो किसके हाथों में चलती थी, तो वह चलती थी आपके औरंगजेब के पास से। अब राजा जयसिंह को भेजा जाता है किसको पराजित करने के लिए, तो वह पराजित करने के लिए भेजा जाता है शिवाजी को। शिवाजी को अब ये कब जाते हैं भैया, तो यहाँ जाते हैं आपके 1665 ईस्वी में, और यह पराजित करने का प्रयास करते हैं शिवाजी को। और शिवाजी को लगता है कि यार इस युद्ध में हम हार जाएंगे, और शिवाजी इनको एक संधि का प्रस्ताव देते हैं। वो संधि आपसे खूब वनडे के एग्जाम में पूछी जाती है, और वह संधि क्या होती है, तो संधि का नाम होता है आपके यहाँ पुरंदर की संधि। कौन सी संधि दोस्तों, पुरंदर की संधि। कब होती है, तो वह होती है आपके यहाँ 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई, और यह संधि किसके किसके बीच की गई, तो यह संधि की गई राजा जयसिंह के बीच। राजा जयसिंह जो भेजा गया था किसके तरफ से, औरंगजेब की तरफ से, और दूसरा इसमें व्यक्ति कौन होता है, दूसरे आपके होते हैं शिवाजी। और इस संधि का प्रस्ताव शिवाजी के द्वारा दिया जाता है, और इसी संधि में यह देखा जाता है भैया कि शिवाजी आपके जयसिंह को काफी पैसा वगैरह भी जो उनकी क्षतिपूर्ति होती है वो देते हैं, और साथ में शिवाजी के द्वारा जो जीते गए किले थे, लगभग अब तक शिवाजी इनके या आसपास पड़ोस के राजाओं के लगभग 35 किले जीत चुके थे। जिसमें से कितने किले भैया, तो इन 35 में से लगभग 23 किले वापस करने होते हैं किसको, राजा जयसिंह को वापस किए गए, या आप कह सकते हो कि औरंगजेब को वापस किए गए। रीजन कि औरंगजेब की तरफ से यह युद्ध लड़ने के लिए आपके आए हुए थे। अब क्या होता है यहाँ पे, तो ये शांतिपूर्वक इनको लगा कि यार हमारे साथ में मित्रवत व्यवहार हो गया किसका, मुगलों का, या मुगलों के ऊपर हम आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगले ही साल 1666 ईस्वी में औरंगजेब निमंत्रित करते हैं अपने दरबार में आने के लिए शिवाजी को। तो कब भैया, तो 1666 ईस्वी में आमंत्रित किया जाता है किसको, तो आमंत्रित किया जाता है अपने दरबार में आने के लिए शिवाजी को। किसके द्वारा, तो इनको बुलाता है औरंगजेब। औरंगजेब इनको बुलाता है, और कहाँ बुलाता है औरंगजेब, तो ये बुलाते हैं इनको आगरा में, और आगरा में बुलाते हैं, और इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि जैसे कोई एक आम नागरिक आ गया हो, मतलब एक राजा की कोई वैल्यू ही नहीं है।
और शिवाजी को अपने आप में लगता है कि यार ये हमारी यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बुलाए हैं। मतलब आप भी देख लो कि अभी कहीं आप जाओ तो आपको बुलाया जाए और आपके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, ऐसा देखा जाए कि जैसे आप कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं रहा है, तो आपको लगेगा कि यार हमारा यहाँ पे मजाक बनाने के लिए या हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है। और वहीं पे थोड़ा सा विरोध करते हैं और विरोध करने के परिणाम स्वरूप ही 1666 में इनको कर लिया जाता है गिरफ्तार। और जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तार कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा और इनको ले जा करके कहाँ पे भैया, इनको ले जा करके जयपुर के किले में इनको कैद कर दिया जाता है। जयपुर के किले में कैद कर दिया गया। अब जयपुर के किले में इनको कैद कर दिया गया। अब कैद करने के बाद क्या होता है, इसी साल इनका जन्म दिवस होता है और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि यह एक फूलों की टोकरी या मिठाई की टोकरी में बैठ करके अपने स्थान पे अपने एक हमशक्ल या नकली पर्सन को बैठा करके जयपुर के किले से ये फरार हो जाते हैं। कब भैया, तो 1666 में इनको बंदी बनाया गया था और 1666 में ही अपने किस दिन, तो अपने जन्मदिन के दिन ये व्यक्ति फरार हो जाता है जयपुर के किले से। अब फिर से पहुंचते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, अब फिर से पहुंचते हैं अपने क्षेत्र पुणे के क्षेत्रों में या महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। अब क्या करते हैं इसके बाद फिर इस व्यक्ति के द्वारा एक कांड कर दिया जाता है। वो क्या होता है भैया, तो वह होता है, समय होता है 1670 ईस्वी का समय। और 1670 ईस्वी के समय में ही इनके द्वारा दूसरी बार सूरत के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और दूसरी बार इनके द्वारा सूरत को लूट लिया जाता है। दूसरी बार इनके द्वारा सूरत को लूटा गया और फिर से बड़ी रकम की राशि को लूटा गया। अब फिर से परेशान आपका औरंगजेब कि यार इस व्यक्ति का क्या किया जाए, इस व्यक्ति या ये व्यक्ति तो अब हाथ से निकल रहा है, मतलब ये व्यक्ति हमारे लिए खतरा बन के उमड़ रहा है। अब फिर क्या होता है, अब चूंकि इनके पास पैसा भी आ चुका है, आसपास के राजा इनसे डरने भी लगे हैं और अभी तक ये अपना राज्याभिषेक नहीं करवाते, अपने आप को राजा नहीं घोषित किए थे। अब शिवाजी को लगता है कि यार हम एक काम करें कि हम अपने आप को राजा घोषित कर लें और इसके बाद ये अपने राज्याभिषेक कराने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और जो अगला टॉपिक आपका होगा वह इनका होता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक से आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्याभिषेक क्या होता है भैया, तो इनका जो राज्याभिषेक होता है वह होता है किस दिन, तो इनका राज्याभिषेक होता है 6 जून 1674 ईस्वी को। 6 जून 1674 ईस्वी को यह अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, यह अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और ये जो राज्याभिषेक इनका हो रहा है किस स्थान से हो रहा है, तो एक स्थान है आपका रायगढ़ के किले से या रायगढ़ से इनका राज्याभिषेक होता है। अब इस राज्याभिषेक में बड़ा सा एक भंडारे का प्रोग्राम कराया इन्होंने, या आप कह सकते हो अपने आसपास के पड़ोसी राजाओं को बुलाया गया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इस राज्याभिषेक को करवाने के लिए या एक ब्राह्मण को बुलाए थे या एक प्रकाश पंडित को बुलाए थे, वो कहाँ का था व्यक्ति, तो वो थे आपके वाराणसी के पंडित गए थे इनका राज्याभिषेक करवाने के लिए। इनका नाम आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका नाम क्या होता है दोस्तों, तो इनका नाम होता है गंगा भट्ट। गंगा भट्ट नाम एक ब्राह्मण गया होता है इनका राज्याभिषेक करवाने से और इनका राज्याभिषेक होता है। और इसी दौरान आप कह सकते हो इसके बाद ही इनकी एक विवाह भी होता है किसके साथ, तो सोयराबाई के साथ इनका विवाह यहीं पे होता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद फिर धीरे धीरे समय आपका गुजरता गया और समय गुजरने के परिणाम स्वरूप इनके द्वारा या इनके एक पुत्र होते हैं जो संभाजी होते हैं, या इनके द्वारा एक आक्रमण किया जाता है। वह आक्रमण कौन सा होता है, तो वह आक्रमण होता है 1678 ईस्वी में। और 1678 ईस्वी में इनके द्वारा एक आक्रमण किया गया। वह कहाँ किया गया था, तो वह किया जाता है आक्रमण, एक किला होता है जिंजी का किला। कौन सा आक्रमण था दोस्तों, तो एक किले पर ये लोग आक्रमण करते हैं जो धनाढ़ किला था, जिंजी का किला, जो कहाँ पड़ता था, यह आपका कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता था, कर्नाटक राज्य में। और इस किले पे आक्रमण करते हैं, वहां पे काफी बड़ी लूट करते हैं और इस लूट के परिणाम स्वरूप ही इनके पुत्र के साथ है, इनके पुत्र जी यहाँ पे विद्रोही हो जाते हैं। और पुत्र का इनके नाम क्या होता है, इनके जो बड़े पुत्र थे संभाजी इसी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही यहाँ से विद्रोही हो जाते हैं। यहाँ से विद्रोही हो गए और विद्रोही होने के बाद इनकी बातों को नहीं मानते हैं या वो खुद राजा बनना चाहते थे यहाँ से, और विद्रोही पुत्र इनके कौन हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इनके विद्रोही पुत्र कौन थे, तो इनका नाम था संभाजी। अब चूंकि संभाजी इनके सबसे बड़े पुत्र थे और इनसे अत्यधिक प्रेम भी करते थे संभाजी से,
तो ये अपने पुत्र वियोग में कि यार एक हमारा अच्छा पुत्र था और वो भी हमारे खिलाफ विद्रोही हो गया, और उसी पुत्र वियोग में ये पड़ते हैं बीमार, और बीमारी के कारण इनकी हो जाती है मृत्यु। वह मृत्यु इनकी कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में मृत्यु होती है। इसके बाद अब आगे शासनकाल आता है इनके उत्तराधिकारियों का। लेकिन इनके शासनकाल की कुछ और विशेषताएं थी जो आपसे वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब वो विशेषता कौन कौन सी थी दोस्तों? तो वह विशेषता आपसे आगे क्या पूछी जाती है, कौन कौन सी विशेषता थी, इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में चर्चा करेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे, या आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आपके नवरत्नों का वर्णन मिलता है। वैसे ही इनकी शासन व्यवस्था में आपको दिखाई देंगे अष्टप्रधान। क्या दिखाई देंगे दोस्तों? तो इनके शासनकाल में आपको अष्टप्रधान या इनका अपना एक अलग से मंत्री परिषद इनका दिखाई देगा। इनका अपना अलग से एक मंत्री परिषद दिखाई देता है। यहाँ से आपके कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया इनके मंत्रिपरिषद में कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति था, और उसी मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो उसी को कहा जाता था अष्टप्रधान। अब अष्टप्रधान में कौन कौन से व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको वनडे एग्जाम में दिखाई दिए। जैसे सबसे पहला जो इनका प्रशासनिक व्यवस्था का, राजा के बाद कोई अगर प्रमुख व्यक्ति होता था तो उसमें एक व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट था। वो कौन था भैया? तो वह था पेशवा। अब पेशवा शिवाजी के शासनकाल में जितना बड़ा इंपॉर्टेंट पद नहीं था, लेकिन यहाँ संभाजी के शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। सॉरी, संभाजी बोल रहे हैं, साहू जी महाराज के शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। रीजन कि साहू जी महाराज ज्यादातर शक्तियां दे देते हैं आपके पेशवा को, और पेशवा ही उनकी पूरी शासन व्यवस्था का संचालन भी करने लगता है। अब जो पेशवा था, इसको या किस पद पर रहता था, तो इसी को कहा जाता था, जैसे वर्तमान में आप कह सकते हो कि देश का प्रधानमंत्री। क्योंकि राजा बैठा है और राजा के साथ साथ एक पद और होगा हमारे यहाँ, जो कौन संभालेगा? वह संभालेगा पेशवा। इसके बाद दूसरा पद कौन सा था? तो दूसरा पद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पद होता है, वह पद कहा जाता है अमात्य का। अमात्य या इसी को एक और नाम आपको दिखाई देगा, वह नाम आपका दिखाई देगा मजूमदार। पेशवा जैसे प्रधानमंत्री, और आप मुगल शासन में देखेंगे तो उनके शासन काल में आपको वजीर वगैरह आपको दिखाई देंगे। मजूमदार, अभी मजूमदार कौन हुआ करता था भैया? तो यह मजूमदार जो था, यह इनके शासनकाल का वित्त मंत्री हुआ करता था। कौन हुआ करता था? शासनकाल का वित्त मंत्री। मतलब पैसों के संबंध में जो लेन देन हुआ करते थे, वह किसके अधिकार क्षेत्र में थे? तो वह थे आपके अमात्य के अधिकार क्षेत्र में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है, वो रहता था आपका सुमंत का पद। सुमंत का पद रहता था। सुमंत का पद क्या था? तो सुमंत आपको विशेष, तो सुमंत आपका जो रहता था भैया, वह विदेश मंत्री के पद पे रहता था। किस पद पे था? तो इस व्यक्ति को आप कह सकते हो विदेश मंत्री, या जैसे आज आपका होता है विदेश मंत्रालय, वैसे इनके शासनकाल में जो आपके विदेश मंत्री थे, या आप कह सकते हो जो विदेशी आयात और निर्यात होते थे, उसमें कौन मुख्य भूमिका निभाता था? तो उसमें मुख्य भूमिका निभाता था आपका सुबंध। और एक पद आपका और हुआ करता था, वो पद आपका कौन था? तो वो पद था आपका सचिव पद, या कहीं कहीं इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो आपको दिखाई देगा चिटनीस का पद। सचिव या इसी को कहीं किसी बुक में आपको चिटनीस भी दिखाई देता है। अब ये सचिव कौन हुआ करता था भैया? तो यह सचिव आपका हुआ करता था पत्राचार का प्रमुख। कौन हुआ करता था? तो यह आपका हुआ करता था पत्राचार का प्रमुख। अगर किसी भी राजा के पास या किसी भी क्षेत्र में या किसी अपनी क्षेत्र किसी बातों को दूसरे राजा के पास पहुंचाना है, तो वह किसके माध्यम से पहुंचाया जाता था? पत्राचार के माध्यम से। और इसका प्रमुख कौन हुआ करता था? तो इसका प्रमुख आपका हुआ करता था सचिव। फिर इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पद है जो आपके यहाँ कई बार वनडे एग्जाम में दिखाई देता है, वह आपका होता है वाक्यान्विश का पद। कौन सा दोस्तों? तो वह था आपका वाक्यान्विश। वाक्यान्विश पद हुआ करता था, और यह एक महत्वपूर्ण पद था। क्योंकि यह पद क्यों हुआ करता था? तो यह पद आपका गुप्तचर विभाग का पद हुआ करता था। मतलब उस समय आपके
जैसे आपके यहाँ रॉ, आपके यहाँ इंटेलिजेंस या आईबी आपके यहाँ काम करती है, ऐसे ही उस समय राजाओं के पास अपने क्या हुआ करते थे, राजाओं के पास अपने गुप्तचर हुआ करते थे। इसके बाद अगला कौन सा था पद था, तो अगला एक पद था दोस्तों सर ए नौबत। अगला पद कौन सा था, अगला पद एक हुआ करता था सर ए नौबत का पद, या इसी को आपके यहाँ सेनापति भी किसी किसी बुक में आपको दिखाई देगा। ये पद कौन सा हुआ करता था भैया, तो यह पद आपका सैन्य प्रमुख का पद हुआ करता था, या ये पद आपका सेना से बिलोंग करता था, सैन्य प्रमुख का पद था। इसके बाद एक पद और आपके यहाँ पूछा जाता है, वह पद कौन सा था, तो एक पद था आपका पंडित राव का पद था। ये कौन सा पद था दोस्तों, तो आपके यहाँ या इनके शासनकाल में जो धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते, जैसे कोई यज्ञ कराना है, कोई पूजा पाठ का आवाहन करना है, तो उसके लिए जो काम करता था वो कौन करता था, तो वो आप ये करते थे पंडित राव। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, तो इसमें आप लिख सकते हो कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख, तो ये कौन हुआ करता था, तो यह आपका हुआ करता था पंडित राव। और एक और पद था, वो आपका कौन सा पद था, तो वो पद था दोस्तों न्यायाधीश का पद। कौन सा पद था, न्यायाधीश का पद था। अब न्यायाधीश का क्या काम था, तो इसको न्याय प्रदान करना या न्याय देना किसका काम हुआ था, तो यह काम था न्याय प्रदान करना। किसका काम था, न्यायाधीश। अब आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए कि यार न्यायाधीश जब थे तो यहाँ राजा क्या काम था, तो राजा इन सब के ऊपर भी आपका बैठता था राजा, ये तो अपना अपना काम देखते थे। अगर इनसे काम नहीं हुआ करता था, इनसे जो काम हुआ है उस काम को देख करके उसको और अच्छे ढंग से कराने का काम किसका होता, तो वह काम हुआ करता था आपके राजा का। तो इसमें अष्टप्रधान, यही आपके अष्टप्रधान थे। देख लीजिएगा, पहला पेशवा आपके प्रधानमंत्री का पद था, अमात्य या मजूमदार आपके वित्त मंत्री का पद था, सुमंत आपके यहाँ किसका पद था भैया, विदेश मंत्री का पद था, सचिव किसका पद था, तो सचिव आपके यहाँ पत्राचार प्रमुख का पद होता है, वाक्यान्वित किसका पद होता है, तो यह आपके यहाँ गुप्तचर विभाग का पद होता है। सर नौबत एक सेनापति का पद था, या आप कह सकते हो कि सेना प्रमुख का पद था। पंडित राव धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख हुआ करता था, धार्मिक कार्यों को करवाता था। और सबसे लास्ट और अंतिम आपका कौन सा पद था, वो था आपका न्यायाधीश का पद, जो आपके यहाँ न्याय के काम कराते थे। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद इनकी एक कुशल शैली के लिए भी इनको जाना जाता है। वह कुशल शैली कौन सी थी, तो वह कुशल शैली थी इनकी युद्ध कला शैली। इनकी एक युद्ध कला शैली थी जिसके लिए भी यह अत्यधिक फेमस थे। और वह युद्ध कला शैली कौन सी होती है दोस्तों, तो वह युद्ध कला शैली होती है छापा मार युद्ध। कौन सी, छापा मार युद्ध प्रणाली, छापा मार युद्ध प्रणाली। तो वैसे तो छापा मार युद्ध प्रणाली का जो जनक होता है वह आपके शिवाजी नहीं होते हैं। तो छापा मार युद्ध प्रणाली का कभी कभी आपसे जनक पूछा जाता है, तो इसका जनक कौन होता है दोस्तों, तो इसका जनक होता है एक व्यक्ति होता है, कहाँ का शासक, तो वह शासक होता है अहमदनगर का। अहमदनगर का एक शासक होता है जो आप गुजरात के क्षेत्र में पड़ता था। यह अहमदनगर का शासक यहाँ का एक था, नाम क्या था उसका, तो उसका नाम आपको दिखाई देता है मलिक अंबर। मलिक अंबर नामक एक व्यक्ति होता है जो इस छापा मार युद्ध प्रणाली का जनक माना जाता है। लेकिन इस युद्ध का या इस प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वाधिक प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, तो उसमें नाम आता है भैया किसका, शिवाजी का। अब यह युद्ध प्रणाली थी क्या चीज, तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें ये हुआ करता था कि आपके कुछ युद्ध आपके जो लड़े जाते थे कहाँ के क्षेत्रों से, तो जो युद्ध आपके लड़े जाते थे पहाड़ी इलाकों में, तो सेनाएं आपकी इसी पहाड़ियों के अंदर छिपी हुआ करती थी, पहाड़ियों के पीछे आपके छिपा हुआ करते थे। और ये मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा है वहाँ पे सैनिक कम दिखते थे, मतलब यहाँ पे थोड़े सैनिक उतारे जाते थे, बाकी सारे सैनिक आपके पीछे रहते थे। तो जो इनका सामने वाला सैनिक होते थे, सामने के राजा होते, उनको लगता था कि यार इनके पास बहुत छोटी सेना है, वहाँ पे अचानक से आक्रमण करते थे। और फिर इनके जो पीछे वाली सेनाएं होती थी वो अचानक से आकर के यहाँ पे इनके ऊपर आक्रमण की, और आक्रमण करके फिर से ये लोग पहाड़ों में घुस जाते थे। और ऐसा ही जंगलों में भी हुआ करता था कि सामने छोटी सेनाएं दिखती थी, और जब वहाँ पे कोई राजा आक्रमण करने के लिए आता था तो पीछे से पूरी सेनाओं का आक्रमण होता था। और वहाँ पे, और इस प्रणाली को क्या कहा गया, इस प्रणाली को छापा मार युद्ध। और इसका प्रयोग आपके यहाँ किलों पर ही बहुत किया जाता। किले के जो मेन गेट हुआ करते थे वहाँ पे थोड़े सैनिक लगा के विपक्षी राजाओं को परेशान किया जाता था,
और जब वो अपने पूरे सैनिक उतार देते थे मेन गेट पे, तो पीछे के क्षेत्रों से दूसरे द्वार के माध्यम से राजा उनके किले में प्रवेश करते थे। तो यही प्रणाली कौन सी थी? युद्ध कला शैली। तो इसी युद्ध कला शैली को कहा गया था क्या भैया? छापा मार युद्ध कला शैली या छापा मार युद्ध प्रणाली। जनक कौन होता है? तो जनक होता है मलिक अंबर, और सर्वाधिक प्रयोग इसका कौन करते हैं? सर्वाधिक प्रयोग इसका करते हैं वीर शिवाजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है? अगला क्वेश्चन इसके बाद दिखाई देता है, इनके यहाँ एक और पूछा जाता है जो आपका कर या टैक्स से संबंधित था। तो इनके द्वारा दोस्तों दो प्रकार के कर लगाए गए। दो प्रकार के कर कौन थे? एक कर इनके द्वारा लगाया गया था, जो सबसे फेमस कर होता है वह होता है चौथ कर। दूसरा कर इनके द्वारा लगाया गया था सरदेश मुखी कर। कौन सा कर? तो एक कर था सरदेश मुखी कर, एक कर था चौथ कर। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? ये आपका कितना था? तो चौथ कर कुल आय का कितना हुआ करता था? 1/4 भाग हुआ करता था। और सरदेश मुखी कर कितना हुआ करता था? सरदेश मुखी कर कुल आय का 1/10 भाग हुआ करता था। अब ये जो राजा होते थे वह इनको देते थे। अब देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली बात क्या है भैया, कि जैसे जो इनका चौथ कर होता था, यह किससे लिया जाता था? चौथ कर लिया जाता था उनसे जिनके ऊपर इनका अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार था। इनके ऊपर कैसा अधिकार था? तो इनके ऊपर इनका अप्रत्यक्ष अधिकार था। मतलब जो राजा एक स्वतंत्र रूप में शासन कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे राजा हैं और उनके ऊपर अपने पड़ोसी राजा के आक्रमण करने का खतरा है, तो उस राजा को ये प्रदान करते थे सुरक्षा कि भैया आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम लेंगे। और ये आप और उसके बदले आपको देना क्या होगा? तो उसके बदले आपको देना होगा चौथ कर और 1/4 कर। या आप कह सकते हो यह एक प्रकार का कैसा कर था? तो यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, या एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, जो किससे लिया जाता था? जो आपके पड़ोसी राजाओं से लिए जाते थे, और पड़ोसी राजाओं को उसके बदले दिया क्या जाता था? तो पड़ोसी राजाओं को उसके बदले दी जाती थी सुरक्षा। कौन शुरू किया? तो शिवाजी के द्वारा। कहाँ पे लिए जाते थे? तो जहां पे इनके प्रत्यक्ष अधिकार थे, अप्रत्यक्ष अधिकार थे, मतलब जहां पे इनका प्रत्यक्ष रूप में अधिकार था वहां से चौथ कर लिया जाता था। और जहां पे इनका प्रत्यक्ष रूप में अधिकार था, मतलब जहां पे ये खुद रहते थे, वहां के लोगों को भैया यहाँ पे हम शासन है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आक्रमण ना हो, आप खाने पीने की व्यवस्था, आपके यहाँ कृषि करने की व्यवस्था, आपको खेती करने की व्यवस्था, आपके यहाँ सैनिक व्यवस्था, आपके यहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था, ये जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, इसमें जो हमारा पैसा खर्च होगा उसके लिए आप लोगों को क्या देना होगा? उसके लिए आपको देना होगा सरदेश मुखी कर। या आपकी सेवा में जो हमारे अधिकारी नियुक्त हैं, उन अधिकारियों के लिए उनको पैसा देने के लिए, उनको वेतन देने के लिए आपको ये पैसा देना होगा। और ये कहाँ से लिया जाता था? तो यह लिया जाता था जहाँ पे यह प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, मतलब जिन क्षेत्रों के राजा थे वहाँ पे कौन सा कर लिया करते थे? वहाँ पे कर लिया करते थे सरदेश मुखी कर। या इनके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त थे, उन अधिकारियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उन अधिकारियों को कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अधिकारी थे इनके शासन काल में, जो इनके क्षेत्रों में रहते थे, उनका नाम क्या होता था? तो उन्हें कहा जाता था सरदेश मुख। सरदेश मुख कहा जाता था। और इन्हीं के ऊपर ये कर भी था। आपका कौन सा कर था? सरदेश मुखी कर। ठीक, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है वह पूछा जाता है क्वेश्चन शिवाजी के उत्तराधिकारी से। शिवाजी के उत्तराधिकारी से क्वेश्चन आपके कई बार वनडे एग्जाम में दिखाई थे। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी से क्या क्वेश्चन बनता है? अब चूंकि शिवाजी की मृत्यु जब होती है 1680 ईस्वी में, उस दौरान इनके संभाजी यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन और अचानक से अपने आप को शासक घोषित कर लेते हैं राजा राम। लेकिन जब यह बात संभाजी को पता चलती है, संभाजी आते हैं और इनके बीच एक छोटा सा संघर्ष होता है। उसी के बाद यह उनको पद से हटा करके, या कह सकते हो उनको कैद कर लेते हैं, और कैद करने के बाद खुद को अपना उत्तराधिकारी बना लेते हैं अपने पिताजी का, या खुद शासक बन जाते हैं। अब शासक कौन बनते हैं? शासक के क्रम में भी यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले कब से कब तक। सबसे पहले का शासनकाल रहा 1680 से लगा करके 1689 ईस्वी का शासनकाल। यह शासनकाल किसका रहा? तो यह शासनकाल रहा किसका? तो यह शासनकाल रहा संभाजी। संभाजी यहाँ पे शासक बनते हैं। अब चूंकि संभाजी
एक बहुत अच्छे शासक नहीं थे, या इनको बहुत सारी परेशानियां थी इस समय, चूँकि इनके पिताजी की जब डेथ हुई थी तो उस दौरान उनके ऊपर आक्रमण औरंगजेब की भी हो रहे थे। तो यह किसकी सहायता से, तो इनके एक मंत्री थे संभाजी के, और मंत्री का नाम क्या होता है, तो मंत्री का नाम होता है कवि कलश। कवि कलश मंत्री का नाम होता है, और इसी कवि कलश की सहायता से, कवि कलश की सहायता से शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। तो किसकी सहायता है, कवि कलश की सहायता से शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। कुछ दिन शासन व्यवस्था चलाए, और इसी में क्या होता है दोस्तों, समय आता है 1689 ईस्वी का समय। 1689 ईस्वी में घटना हो जाती है कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र होता है, नाम क्या होता है उसका नाम होता है अकबर। औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र अकबर होता है, और यह औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और इस व्यक्ति को किसके द्वारा, तो इस व्यक्ति को संभाजी के द्वारा दे दी जाती है शरण। संभाजी द्वारा दी गई शरण। अब चूंकि औरंगजेब इनसे परेशान थे आपके अकबर से, और औरंगजेब को परेशान किए थे आपके शिवाजी, तो अब क्या करते हैं, औरंगजेब आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, संभाजी के ऊपर, कि भैया आपने हमारे विद्रोही पुत्र को शरण क्यों दी। और उसी के परिणाम स्वरूप समय आता है 1689 ईस्वी में ही, और इसी समय किसकी हत्या कर दी जाती है, तो हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा किसकी भैया, तो यह कर दी गई हत्या संभाजी की। संभाजी की हत्या कर दी गई, और संभाजी के एक छोटे से पुत्र होते हैं, संभाजी के पुत्र होते हैं, नाम क्या होता है इनका, तो इनका नाम होता है साहू जी। नाम क्या होता है, साहू जी। कभी कभी इनकी माता जी का नाम भी पूछता है, तो इनकी माता जी कौन थी दोस्तों, तो इनकी माता जी का नाम अगर पूछता तो उनका नाम था येशुबाई। मतलब यार किसकी पत्नी थी, तो यह पत्नी थी संभाजी की। पत्नी किसकी थी, तो पत्नी थी संभाजी की। अब आक्रमण करता है तो संभाजी की मृत्यु हो, और साहू जी महाराज को ये कैद कर लेता है, और ले जाकर के दिल्ली के किले में, या आप कह सकते हो कि जेल में इनको डाल देता है साहू जी महाराज को। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनका अंत हुआ संभाजी का। अब इनका जो अगला उत्तराधिकारी थे, इनके जो भाई थे जो संभाजी की जेल में कैद थे, वो आजाद हो जाते हैं। और कब आजाद होते हैं, तो वो आजाद होते हैं 1689 में, और 1689 में अपने आप को शासक घोषित कर लेते हैं। और यह कब तक शासन चलाते हैं, तो यह शासन चलाते हैं आपके 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में। अब हाँ, ये लोग जो अपनी शासन व्यवस्था का संचालन, जो आपके संभाजी थे दोस्तों, ये अपनी शासन व्यवस्था का संचालन ये कहाँ से करते थे, तो यह अपनी शासन व्यवस्था का संचालन ये करते थे आपके रायगढ़ से, रायगढ़ के किले से। और रायगढ़ को इन्होंने अपनी क्या बनाई थी, इन्होंने अपनी बनाई थी राजधानी। कब बनाई थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी 1680 से। अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी राजधानी में अपना शासक संभालते हैं, शासक बनते हैं, उसी समय यह अपना राजधानी बना लेते हैं। किसको, तो रायगढ़। अब देखिए 1689 ईस्वी 1700 ईस्वी तक शासनकाल किसका होता है, तो यहाँ तक शासनकाल होता है अब राजा राम का। अब राजा राम क्या करते हैं कि जो पूना के क्षेत्रों से, या यहाँ पे जो रायगढ़ से शासन अपना चला रहे थे, यह क्या करते हैं भैया, तो यह अपना शासन चलाने लगते हैं कहाँ से, सतारा से। रीजन क्या था कि इनको डर था कि यार यहाँ पे आए दिन आक्रमण होते रहते हैं, औरंगजेब के आक्रमण अभी हुए हैं, और भविष्य में औरंगजेब के आक्रमण पुनः होंगे, तो उस आक्रमण से बचने के लिए ये अपनी राजधानी को लेकर चले जाते हैं कहाँ पे, सतारा, और वहीं से ये शासन व्यवस्था अपनी चलाते हैं। अब घटना क्या होती है, 1700 ईस्वी में इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद अब क्या होता है, मृत्यु के बाद इनकी पत्नी होती है, इनकी पत्नी होती है। पत्नी का नाम क्या होता है, तो इनकी पत्नी का नाम होता है ताराबाई। और ताराबाई को एक पुत्र होता है, एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। एक अल्पायु बालक था, मात्र 3 से 4 वर्ष की अवस्था होती है, उसको ये बना देती है अपना उत्तराधिकारी, है उसको बना देती है अपना शासक। तो अगला जो शासक आपके आ जाते हैं, अगले उत्तराधिकारी, वह समय होता है 1700 से लगा करके 1707 ईस्वी तक। और यहाँ पे शासक कौन बनता है, तो यहाँ पे आपके शासक बन गए राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय।
और उधर मुगल सत्ता में आपके 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम, या जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या काम करता है भैया, एक यार छोटे से बच्चे को 1689 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया हमारे पिताजी के द्वारा, और अब वो बड़ा भी हो गया। अब एक काम करते हैं यार, इसकी गलती क्या थी, इसके पिताजी से कोई दुश्मनी थी और उसको हम आज़ाद कर देते हैं। मुअज्जम के द्वारा किसको, तो साहू जी महाराज को आज़ाद कर दिया जाता है, साहू जी को। अब साहू जी क्या करते हैं, साहू जी पहुंचते हैं मराठा साम्राज्य में, और यहाँ देखते हैं भैया कि उनकी गद्दी पर बैठा कौन है, तो उनकी चाची जी बैठी है, ताराबाई। ताराबाई बैठी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे तो ताराबाई बैठी हैं, शासक बने बैठे हैं शिवाजी। शिवाजी को या ताराबाई को कहते हैं भैया हमारा भी साम्राज्य है, चूंकि हमारा भी इसमें हिस्सा है। लेकिन जब ताराबाई के द्वारा हिस्सा नहीं दिया जाता तो इसी में समय होता है 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी, और यहीं पे युद्ध होता है ताराबाई के बीच, ताराबाई और शिवाजी के बीच, जिस युद्ध को नाम दिया गया खेड़ा का युद्ध। क्या नाम दिया गया, खेड़ा का युद्ध। ये वर्तमान में है कहाँ, तो एक स्थान है यहाँ पर खेड़ा, गुजरात। आप आगे पढ़ेंगे महात्मा गांधी के समय भी यहाँ पढ़ेंगे आप। खेड़ा का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो यह युद्ध हुआ था आपके ताराबाई की सेना के बीच हुआ था, और युद्ध में थे आपके कौन, साहू जी महाराज या साहू जी थे। और इस युद्ध में साहू जी की विजय होती है और साहू जी सत्ता में आ जाते हैं। अब साहू जी सत्ता में आते हैं, साहू जी अपनी शासन व्यवस्था भी कहां से चलाते हैं, सतारा से चलाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, तो ये अपने राज्य को दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र, तो एक क्षेत्र ये होता है जहां पे खुद बैठ जाते हैं, वो क्षेत्र होता है सतारा का, और दूसरा क्षेत्र हो जाता है इनका कौन सा, तो इनका क्षेत्र हो जाता है भैया कोल्हापुर का क्षेत्र। कोल्हापुर का शासक ये बना देते हैं किसको, तो कोल्हापुर का शासक बनाते हैं शिवाजी द्वितीय को, और सतारा से खुद शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। मतलब सतारा में ये खुद बैठ जाते हैं, यहाँ पे कौन, तो साहू जी। अब साहू जी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं सतारा से, और कोल्हापुर में बैठा दिए हैं आपके शिवाजी को। और अब यहाँ से ये बहुत सक्रिय रूप में अपना काम नहीं करते हैं, जिसके कारण देखा जाता है कि अब यहाँ पे पेशवाओं का पद थोड़ा सा, पेशवाओं को ज्यादा अहमियत दे देते हैं अपने समय में ही। और 1713 ईस्वी में एक पेशवा होते हैं इनके यहाँ बालाजी विश्वनाथ, उनके शासनकाल से ही पेशवा का पद थोड़ा सा और ताकतवर बन गया। या पेशवा इसके पहले भी थे, लेकिन उतनी ताकत उनको नहीं रहती थी जितनी ताकत उनको मिल गई थी किसके शासनकाल में, तो आपके साहू जी महाराज के शासनकाल में। और फिर देखा जाता है भैया यहीं से पेशवाओं का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ने लगता है, और समय आता है कब का, तो जब साहू जी की मृत्यु हो जाती है। समय होता है 1749 ईस्वी में। इधर साहू जी की मृत्यु हुई, और इधर क्या होता है, तो इधर आपके शिवाजी, और इनके शासनकाल में आते आते यहाँ पे जो पेशवा बन गया है वह समय होता है 1750 ईस्वी का, और यहाँ पे एक संधि हो जाती है। संधि का नाम होता है संगौला की संधि। कौन सी संधि दोस्तों, तो यहाँ पे एक संधि हो जाती है संगौला की संधि, और इस संधि में दो पर्सन होते हैं। एक संधि में एक तरफ थे आपके शिवाजी द्वितीय या कोल्हापुर के शासक, इसमें संधि में आपके बैठे हैं शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, और कौन बैठा है, और उधर आपका जो पेशवा है इनके यहाँ 1750 में, वो है आपके बालाजी बाजीराव। कौन है भैया, तो पेशवा है आपका बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम का पुत्र बालाजी बाजीराव होता है, संधि करता है संगौलिया की संधि, और कहता है कि भैया कि अब यहाँ पे या मराठा साम्राज्य में जो सत्ता चलेगी, जो सत्ता रहेगी, वह किसकी सत्ता रहेगी, वह सत्ता रहेगी पेशवा की। और यहीं से 1713 में से ही शासन में आपके पेशवा अस्तित्व में आ गए थे, लेकिन 1750 तक या 1750 के बाद जो यहाँ आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य पर किसका वर्चस्व बढ़ गया, तो यहाँ पे वर्चस्व बढ़ गया आपके यहाँ पेशवाओं का। तो दोस्तों अब इसके बाद जो हम अगला शासनकाल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेशवाओं का, लेकिन चूंकि क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे की क्लास में हम लोग पेशवाओं को पढ़ेंगे, और पेशवाओं के साथ साथ हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध को भी पढ़ेंगे। तो वो भी हमारी क्लास थोड़ी सी क्लास रहेगी, और आज तक यहीं तक क्लास को रखते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।